एएनएम सिस्टर है, सारे क्लास जुड़ जाए। आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो शुरू होने जा रहा है, जो कि मिडवाइफरी टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। और ये टॉपिक आपका बीटीएससी एएनएम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए, स्टडी मटेरियल और भी कुछ चाहिए, तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें, आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट लेना चाहते हैं वो इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें, और उसके लिए आपको 150 रुपया पेमेंट करने होंगे। आपको सारा कुछ व्हाट्सअप पे मिल जाएगा। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करें, जिससे कि आपका तैयारी और भी बेटर हो सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में माँ को स्तनपान नहीं करना चाहिए। मतलब धसे चूचक या हर्पीज या स्तन शोधक या मधुमेह। तो यदि स्तन शोधक अवस्था होती है तो उस टाइम में माँ को स्तनपान नहीं करना चाहिए। जो कि आपका ये जो मिडवाइफरी टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपका जो भी यदि आप जॉब में भी जाइएगा, यदि नर्स बन जाइएगा, तो आपको यही सारा कुछ आपको देखने को मिलेंगे। और यही सारा इसी ही रिलेटेड सारे आपको जो दवा होती है या रिलेटेड टर्म होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए बीटीएससी ने आपका सिलेबस जो डिफाइंड किया है सिर्फ आपके कोर्स से दिया है, जो आपने एएनएम के 2 वर्ष के कोर्स में पढ़े हैं उसी से रिगार्डिंग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री की योनि में सामान्यतः रहने वाली जीवाणु को क्या कहते हैं। कोमा बैक्टीरियम या स्टेफाइलोकोकी या ट्यूबरल बेसिल या डोडेरल्स बैसिल। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको डोडेरलेंस बैसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोडेरलेंस बैसिल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि माँ से भ्रूण को पोषण इस प्रक्रिया द्वारा पहुँचाया जाता है। मतलब प्रासरण की प्रक्रिया द्वारा, या अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा, या विसरण की प्रक्रिया द्वारा, या भेदन की प्रक्रिया द्वारा। तो भोजन जो पहुँचाने का कार्य होती है माँ से भ्रूण तक में, वो किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण की प्रक्रिया द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फेसमेंट का अर्थ क्या होता है। सर्विक्स का पतला होना, या मोटा होना, या लंबा होना, या चौड़ा होना। तो इन्फेसमेंट का जो अर्थ होता है उसका हम यदि देखें तो वो क्या होता है कि सर्विक्स का पतला होना। था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस टॉपिक से आपको ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिए हैं इसका, तो और भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो कि इस टॉपिक से आपका सबसे लंबा टॉपिक यही है, आपका मिडवाइफरी ही है। इसके बाद जो भी टॉपिक है, इससे पहले भी हमने जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो इससे छोटे थे, और इसके बाद भी जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो भी छोटा छोटा टॉपिक है। सिर्फ इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने होंगे। अगला है प्लेसेंटा एवर्सन में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु का कारण क्या होता है। एनेक्सिया, या एस्फाइसिया, या एटेलेक्सिया, या हैमरेज। तो प्लेसेंटा एवर्सन में जो गर्भाशय शिशु की मृत्यु का जो प्रमुख कारण है वो क्या होता है? तो हैमरेज होता है। क्या होता है? सॉरी, हैमरेज ने एक्सिया होता है। क्या होता है? एनेक्सिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक महिला में एमसी की अवधि कितने दिन होता है। 16 से 20 दिन का, 15 से 25 दिन का, 30 से 40 दिन का, या 26 से 30 दिन का। तो ये कितने, एक महीना का लगभग होता है, 26 से 30 दिन का। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इर्गोमेटिन की 0.5 mg मात्रा मांसांतर देने पर इसका गर्भाशय का प्रभाव होने लगता है। 1 घंटा में, 2 मिनट में, 25 सेकेंड में, या 7 मिनट में। यह कब अपना प्रभाव दिखाने लगता है? तो 7 मिनट में। और आप लोगों का अब 2 क्लासेस चलेगी। शाम को 7 बजे आप लोगों का लाइव क्लास रहेगी, और अभी का रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। शाम को 7 बजे सारे लोग आ जाइएगा, सबका लाइव क्लास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21वें गुणसूत्र का संबंध होता है डाउन्स सिंड्रोम से, या सैटनर्स सिंड्रोम से, या क्लाइफेंट्रल्स सिंड्रोम से, या कैसेरियन सेक्शन से। तो 21वें गुणसूत्र का जो संबंध होता है वो किससे होती है? तो डाउन्स सिंड्रोम से। किससे होती है? डाउन्स सिंड्रोम से।
और इससे पहले जो हमने आपके पीडीएफ भेजे थे उसमें बहुत सारे जो एएनएम सिस्टर वो करे, इसका आंसर नहीं मिला है। आंसर आपको क्वेश्चन के नीचे में ही दिया गया, सारे क्वेश्चन का दिया है। एक कहीं कहीं एक दो का छूट गया होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन का आंसर नीचे में आपको दिया गया है। तो यदि आपका पीडीएफ नहीं खोल रहा है तो आपको उसके लिए ऐप डाउनलोड करना होगा। अब ऐसे सबके मोबाइल में ऐप रहता है कि पीडीएफ खुल सके। अगला देखते हैं कि गर्भ अवस्था की वह अवधि जिसमें गर्भवती को प्रातः उपका या उल्टियाँ होनी शुरू होती है, प्रसव अवस्था में या पहले 4 माह में या अंतिम त्रिमास में या द्वितीय माह के अंतिम महीने में। तो ये आप सब जानते भी होंगे, ये पहले 4 सप्ताह के बाद उल्टियाँ गर्भ अवस्था धारण करने पर होने लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि 24 सप्ताह की गर्भ अवस्था में गर्भाशयी उधार का उदर में स्तर होता है, मतलब नाभिक से 2 डिग्री ऊपर या नाभिक के बराबर या सिम्फाइसिस के पीछे या नाभिक से 2 डिग्री नीचे। तो ये कहाँ होती है? तो ये आपका नाभिक के बराबर होती है। क्या होती है? नाभिक के बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक को छोड़कर शेष सभी नैदानिक लक्षण गर्भ अवस्था में खतरे का संकेत देते हैं। वाइजाइना ब्लीडिंग या कॉन्स्टिपेशन या पर्सिस्टेंट हेडेक या एडिमा। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन कंसिस्टेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर घूर्णन का मान सामान्य प्रसव में होता है कि 60 डिग्री, 45 डिग्री या 180 डिग्री। तो यह कितने होते हैं? तो इसका मान देखा गया है कितना होता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और आप लोगों का अब एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचा हुआ है, क्योंकि कुछ दिन अब फेस्टिवल ही है दिसंबर में। वैसे बीटीएससी के द्वारा बोला गया है कि एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अरे वैसे फ़िलहाल अभी आया नहीं है नोटिस, लेकिन इस महीना के आपको छठ तक या छठ के बाद में आपको नोटिस देखने को मिल जाएंगे। अगर छठ के बाद आपका नोटिस आता है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के लास्ट तक में होंगे। यदि पहले आ जाता है तो पहले आपका एग्ज़ाम रिशेड्यूल कर दिए जाएंगे। और जो कुछ भी आएगा, जैसे ऑफिशियली अपडेट आएंगे, सारे कुछ हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह गर्भ अवस्था में खतरे का संकेत नहीं होता है? मतलब खतरे का संकेत नहीं होता है, ये आपको देखना है। ऑप्शन दिया गया है कि पैरों में शोफ या नाभिक नाल भ्रंश या योनि रक्त स्त्राव या एस्ट्रेजी ग्रेवी ड्रेम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका ये एस्ट्रेई ग्रेवी ड्रम हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहे कि अपरा का भार अधिक होता है, मतलब अपरा का भार कब अधिक होता है? सामान्य गर्भाशय में या प्रस्तुता गर्भाशय में या पश्चिनती गर्भाशय में या गर्भवती गर्भाशय में। तो ये कब होता है? सामान्य गर्भाशय के भार से अधिक होता है अपरा का भार। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भवेष्टन की पुटीय अपजनन को कहते हैं। गर्भवेष्टन की पुटीय अपजनन को क्या कहते हैं? ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? जल स्फोटक रूपी मांसपिंडी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि स्त्रियों में LH हार्मोन का स्त्राव होता है, मतलब कि एंटीटेरियर पिट्यूटरी से या थायराइड से या पेस्ट्रेटरी पिट्यूटरी से या ओवरी से। तो ये इस LH हार्मोन का जो स्त्राव होती है वो कहाँ से होती है? तो ये एंट्रेटियो पिट्यूटरी से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों द्वारा स्तन चूसने से स्त्रावी होने वाला हार्मोन जो स्तनों में दूध का स्त्राव करता है उसको क्या कहा जाता है? HDH या प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजोन। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे प्रोलैक्टिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोलैक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
एक दिन में अब आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम भी अब नज़दीक आ गया। जिस दिन फेस्टिवल रहेगा उस दिन कम होंगे, और अदरवाइज सारे दिन आपका ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। और 2 क्लासेज चलेंगे रेगुलरली, 2 क्लासेज आपको सुबह का भी और शाम का भी चलने वाले हैं। तो शाम का लाइव क्लास रहेगा, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में, और भी सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव के समय गर्भाशय के ध्रुवों के मध्य स्नायु पेशी सामंजस्य क्या कहलाते हैं? पोलराइटी, या बैंडल्स रिंग्स, या कॉन्स्ट्रैक्शन, या रेट्रैक्शन। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको पोलरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है डोडर लिंक्स बेसिल पाया जाता है किस में? सिर में, नाक में, या कान में, या स्त्री योनि में? तो ये जो होते हैं डेडर लिंस बेसिल, ये पाया जाता है कहाँ पे? तो ये स्त्री योनि में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूणीय विकास में गर्भ के तंत्रिका का तंत्र का निर्माण होता है कि कहाँ पे? एक्टोडर्म से, या सेरोसा से, या मेडोडर्म से, या इंसोडर्म से। तो इनका जो विकास होती है वो कहाँ से होते हैं? एक्टोडर्म से होती है। क्या होता, कहाँ से होती है? एक्टोडर्म से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि असामान्य प्रसव की किस अवस्था में गर्भवती को जानवक्षु अवस्था में रखना फलदायक होता है? जन्म पूर्व स्त्राव, या नाल भ्रूण, या जन्मयोत्तर रक्त स्त्राव, या नाल भ्रूण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यदि हम यदि बात करें ऑप्शन की, तो वो क्या होगा? नाल भ्रूण। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी गर्भ अवस्था के फटने से उत्पन्न संभावित लक्षण क्या है? मतलब उससे उत्पन्न होने वाली संभावित लक्षण क्या है? निचले उदर में अचानक ऐंठन या युक्त दर्द, या तीव्र रक्तस्राव, या निर्जलीकरण, या रक्त शर्करा का बढ़ाव होना। तो इसका जो प्रमुख रीजन है वो क्या है? निचले उदर में अचानक ऐंठन युक्त दर्द होना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और हम लोग आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कल से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, कल से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग कम ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव से जुड़े गर्भों में अधिक प्राप्य खतरा कौन सा रहता है? तो प्रसव से जुड़े गर्भों में जो सबसे अधिक खतरा बना रहता है वो क्या चीज़ रहता है? तो वो रज्जु निकलना, मतलब इसका सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। तो इस तरीके से और जो आगे का जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग शाम के लाइव क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक दिन में जब दो टाइम आपका क्लास चलेंगे तो ज़्यादा लंबा होगा, तो आपको भी लेक्चर देखने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। और वैसे तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा है, तो आप जितना एफर्ट लगाइएगा आपके मेरिट लिस्ट में नाम आने का उतना ही चांसेज रहेगा। और यदि आपका कोई भी डाउट रहा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। पीडीएफ आपके पास रहेगा, एक बार लेक्चर देखिएगा, पीडीएफ पढ़िएगा, आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन आने लगेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे शाम में। थैंक यू।